हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 9 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज इंडिया सेंट्रल एशिया सिक्योरिटी मीटिंग को लेकर है। ये मीटिंग कहाँ आयोजित की गई थी? ये मीटिंग दिल्ली में आयोजित हुई है। इसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोभाल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें किस किस कंट्री के ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया था? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन कंट्रीज के आप मैप में लोकेशन देख लीजिए। ये कजाकिस्तान है, ये किर्गिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान है। तो इन कंट्री के ऑफिशियल्स ने पार्टिसिपेट किया गया था। अब ये सेंट्रल एशिया का रीजन है। सेंट्रल एशिया के रीजन से हमेशा यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो हमारे लिए हिस्टोरिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी वाइज जो ये रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए। और ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये 30th एनिवर्सरी को ये मीटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 30 साल पहले ही स्टैब्लिश हुए थे। तो उसकी 30 ईयर्स की जो एनिवर्सरी है उसी में हम लोग ये सिक्योरिटी मीट आयोजित कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया एक मिक्स ऑफ अपर मिडिल और लो इनकम कंट्रीज हैं, जिसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस मीटिंग में जो मोस्टली फोकस रखा गया वो तालिबान के ऊपर रखा गया, अफगानिस्तान के ऊपर रखा गया। वो जो सिक्योरिटी थ्रेट जो उभर रहे हैं या फिर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस जो होने वाले हैं उसे कैसे टैकल किया जाए सामूहिक रूप से। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें तो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, क्योंकि जो सिल्क रूट हुआ करता था वो यहीं से गुजरता था सेंट्रल एशिया से। और सेंट्रल एशिया का जो लोकेशन है वो एशिया और यूरोप के बीच में कनेक्शन का काम करता है। अगर हमें यूरोप में कुछ अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है, कनेक्टिविटी चाहिए, तो हमें सेंट्रल एशिया से होकर गुजरना होगा। और ये फंडामेंटलिज्म को अगर काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि आपने देखा होगा अफगानिस्तान के आसपास जितने भी जो रीजन्स हैं ये टेररिज्म के लिए काफी सेफ हेवर्स माने जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारे रिलेशन अच्छे रखते हैं तो हम फंडामेंटलिज्म को भी काउंटर कर सकते हैं। और इन कंट्रीज को भी इंडिया की जरूरत है। क्यों? क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव जो राइज हो रहा है उसे काउंटर करने के लिए इन्हें इंडिया की आवश्यकता है। और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम काफी हद तक डिपेंडेंट है। जो कि कजाकिस्तान है वो यूरेनियम का सप्लायर है। इसके अलावा एक तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के तापे पाइपलाइन पे ही बात हो रही है। ईरान, पाकिस्तान, इंडिया की पाइपलाइन भी बातचीत में चल रही है। कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा हम लोग एफर्ट ले रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इंडिया ने इसमें भी इंटरेस्ट जताया है क्योंकि ये मल्टी मोड नेटवर्क है, जहाँ पे शिप, रेल और रोड का ऐसा नेटवर्क बिछा जाएगा जिससे ईरान से लेके रशिया तक जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो कॉरिडोर होगा, वहां से जो गुड्स का मूवमेंट करने में इजी रहेगा। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है ताकि इंडिया का भी गुड्स एक्सपोर्ट हो सके यूरोप में, रशिया में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। उसके अलावा इंडिया अस्बात एग्रीमेंट का भी मेंबर है। ये भी एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, ओमान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये भी एक ट्रांजिट कॉरिडोर होगा जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में हेल्प करेगा बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ। तो इन दोनों के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आईएनएसटीसी और अस्बात एग्रीमेंट, इन दोनों पे क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स में। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल यूएसए में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट में प्रेशर आ रहा है कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ कीजिए। तो उसी को देखते हुए यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो एक पैकेज डील लेके आई है। 430 बिलियन का पैकेज डील। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी वो आपको टैक्स क्रेडिट देगी, ठीक है, आपको टैक्स ब्रेक देगी। और जो क्लाइमेट चेंज से जो फाइट करना है आपको, तो ईवी से जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं जो बनाने होंगे अमेरिका में, जो बनाएंगे उनको ये असिस्टेंस देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो ये इसका पूरा एक्ट है। तो जो यूरोपियन गवर्नमेंट है उनको ऐसा लगता है कि अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स ब्रेक दोगे, टैक्स इंसेंटिव दोगे, तो सारी कंपनीज़ अमेरिका शिफ्ट हो जाएँगी और वो क्या करेंगी, वहाँ पे प्रोड्यूस करेंगी और अमेरिका और दूसरे देशों में सेल करेंगी, एक्सपोर्ट करेंगी। तो इससे हमारे देश की जो कंपनी है उनको नुकसान पहुँचेगा। तो इसीलिए उनका मानना है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। इसमें होगा क्या? एक तो हेल्थ केयर में 30 मिलियन अमेरिकन्स को जो मेडिकल सब्सिडीज दी जाएगी, जिससे जो ड्रग्स की जो उनकी कॉस्ट है वो कम होगी, क्योंकि अमेरिका में अभी भी जो ड्रग्स की कॉस्ट है, जो सर्जरी कॉस्ट है, बहुत ज्यादा है इंडिया से। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इससे ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसी भी ज्यादा सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्रोड्यूसिंग कंपनीज को टैक्स क्रेडिट देंगे अप टू $7,500 का, तो वो बाकी कंपनीज के लिए अनफेयर हो जाएगा। टैक्स क्रेडिट देना है इसमें कि जो भी क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उन्हें टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये यूएस का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है। अब इसमें यूरोप को चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि जो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो आप सब्सिडी दे रहे हो, टैक्स क्रेडिट दे रहे हो, इससे जो हम यूरोपियन कंपनी होंगी उससे नुकसान होगा, क्योंकि वो तो वहां जाके प्रोड्यूस करेंगे अमेरिका में और सेल करेंगे यूरोप में, तो उनको दिक्कत होगी। दूसरा ये कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक ग्रीन प्लान है, फिट फॉर 55।
हमें याद रखना, वो जो क्लाइमेट से रिलेटेड जितने भी डील्स होती है अदर कंट्रीज में, हमें उन्हें उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन में पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं जो यूरोप का जो टर्म्स होती हैं। तो जो फिट फॉर 55 है, ये यूरोप का इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि वो जो कार से होने वाला एमिशन है उसको कट डाउन करना है। तो कैसे कट डाउन होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आप ईवी की व्हीकल्स को प्रोड्यूस करिए। ये ईवी की जो होगी, उससे आपका कार एमिशन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसमें ये टारगेट रखा है कि जितने भी इमिशन होते हैं कार से होने वाले, उन्हें बाय 2035 तक कम कर देना, खत्म कर देना है। पर जो यूएस का जो एक्ट आएगा, उसके बाद में क्या होगा, ऑटोमेकर्स वहाँ शिफ्ट हो जाएँगे। तो इनका जो पूरा प्लान है फिट फॉर 55, वो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और यूएस गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आईआरए बहुत ही नॉर्मल सा एक्ट है, और हमारी इच्छा है कि सब कंट्रीज मिलके क्लाइमेट के लिए लड़ाई लड़ें। तो ये अमेरिका का स्टैंड है। तो यूपीएससी आईआरए के बारे में आपसे पूछ सकती है, या फिर आपको फिट फॉर 55 के बारे में पूछा जा सकता है। टर्म्स आ सकती है, किससे रिलेटेड है। आप चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर है। क्यों न्यूज़ में, दरअसल आपको पता होगा कि जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी चल रही है, क्योंकि जुडिशरी को जो कोई नाम सजेस्ट करती है, कॉलेज में जो नाम सजेस्ट करता है जजेस के लिए, तो गवर्नमेंट उसको डिले कर देती है, लटका के रखती है। पर इसी बीच में जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक बयान ये दे दिया है कि जब एनजेसी आया था 2014 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। तो उनका ऐसा मानना था कि ये पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी हमारे देश में है, उसको वायलेट कर रहा है। और जो मैंडेट दिया है गवर्नमेंट को, जो लोगों ने मैंडेट दिया है, उसका भी ये वायलेट करता है। तो बेसिकली ये एक इनडायरेक्टली अटैक था जुडिशरी के ऊपर। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि एनजेसी क्या है। आपको पता है कि एनजेसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। कब बना था ये? 2014 में। किस एक्ट से आया था ये? 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ताकि जो अपॉइंटमेंट है जजेस की, उसमें एग्जीक्यूटिव का भी शेयर रह सके। अभी जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? कॉलेजियम। ठीक है। अभी कॉलेजियम में किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव का से है? कोई से नहीं होता है। जुडिशरी नाम सजे करती है, और प्रेसिडेंट को लगभग अपॉइंट करना ही पड़ता है। क्योंकि जो सेकंड जज वाला केस हुआ था, उसमें साफ साफ बता दिया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो नाम भेजेंगे, रिकमेंडेशन देंगे, वही फाइनल होगा। तो ये 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या किया था कि आर्टिकल 124 ए जोड़ा था। इसमें ये बोला था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ताकि कॉलेजियम को रिप्लेस किया जा सके। अब कॉलेजियम सिस्टम और एनजीएसी में डिफरेंस क्या है? पहले कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो 3 जजेस के जो केस थे, उसके बाद कॉलेजियम स्टैब्लिश हो गया था। ये जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। और इस कॉलेजियम में कौन-कौन होता है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज। ऐसे किसी भी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकिंग नहीं होती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कॉलेजियम के बारे में बोलता हो। हमारा आर्टिकल 124 जो इकलौता आर्टिकल है जो अपॉइंटमेंट के बारे में बोलता ये है कि किसी भी जज का जो अपॉइंटमेंट होगा वो प्रेसिडेंट करेगा, बट आफ्टर द कंसल्टेशन विद जज। अब पहले ये था कि जजेस का जो कंसल्टेशन था वो मैंडेटरी नहीं था कि जो वो बोलेंगे वैसा ही करना है। बट जो थर्ड जज केस आया, उससे कॉलेजियम एस्टैब्लिश हो गया, और जो भी कॉलेजियम अपना नाम देगा उससे प्रेसिडेंट को मानना अनिवार्य हो गया, मैंडेटरी हो गया। क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी लेक कर रहा है, मतलब जजेस जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं। ऐसा किसी भी दूसरे देश में नहीं होता है कि जजेस अपने आप में अपॉइंट कर रहे हैं। ये काफी अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है। तो इसी की खामियों को दूर करने के लिए एनजेसी लाया गया, ताकि कॉलेजियम को रिप्लेस किया जा सके। कब आया था? 2014 में आया था। इस एनजेसी में कौन-कौन होता है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, और एक लॉ मिनिस्टर, और 2 एमिनेंट पर्सन। अब पूरा जो पेज था इस एनजेसी में वो इसी एमिनेंट पर्सन को लेकर था। हुआ क्या था कि ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है एनजेसी में, इसे कौन अपॉइंट कर रहा था? गवर्नमेंट। तो इसका मतलब 3 जुडिशरी के मेंबर हो गए और 3 गवर्नमेंट के मेंबर हो गए। अगर मान लो कोई जुडिशरी अगर कोई नाम देती है अपॉइंटमेंट के लिए जजेस के, तो क्या करेंगे कि मेजॉरिटी से डिसीजन होना था। तो अगर 3 जज फेवर में आ जाते और ये 3 भी अगर ना बोल देते, तो एक तरीके का इम्पास हो जाता, क्योंकि डिसीजन तो मेजॉरिटी से होना चाहिए। तो गवर्नमेंट के पास में क्या आ जाता है, वीटो पावर आ जाता। इसको उदाहरण के लिए समझिए कि हाईकोर्ट का कोई जज है, उसने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई 3-4 जजमेंट दे दिए हैं। अब गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने, पर अगर एनजेसी इस जज के लिए रिकमेंडेशन देती है, तो ये गवर्नमेंट के जो 3 मेंबर हैं, ये तो वीटो कर देते हैं। ये हाँ ही नहीं बोलते उस जज के नाम पे। तो इससे क्या होती है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, वो हार्म हो जाती है। इसीलिए एनजेसी को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर कैसे वायलेट कर रहा है? क्योंकि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये पूरा बेसिक फैक्ट हो गया कॉलेजियम और एनजेसी को लेके। अगर यूपीएससी पूछते हैं तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ हीट वेव्स को लेकर है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल वर्ल्ड बैंक ने ये बोला है कि इंडिया बहुत ज़्यादा हीट वेव्स दे सकता है फ्यूचर में। तो इससे जो ह्यूमन की सर्वाइवेबिलिटी लिमिट है, वो ब्रेक कर सकती है ये हीट वेव्स।
और लास्ट 60 ईयर में इंडिया ने बहुत ज़्यादा ड्रॉट और हीट वेव्स देखे हैं। तो अगर हम हीट वेव्स देखें, कोल्ड वेव्स को देखें, तो इसमें डिफरेंस क्या है? आप हीट वेव्स तब बोलोगे जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, उससे अगर 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है नॉर्मल से, तब उसे हीट वेव्स बोलेंगे। और सीवियर हीट वेव्स कब बोलेंगे? जब 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अबव हो। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर आपका मान लो, समझ लो 30 डिग्री है आपकी सिटी का। उसके बाद अगर ये 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, बढ़ जाए, तब इसे सीवियर हीट वेव मानेंगे। वार्म नाइट भी ऐसा ही होता है कि जो आपका मिनिमम नाइट का जो टेम्परेचर होता है, अगर उससे 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, तो उसे वार्म नाइट बोलेंगे। और वेरी वार्म नाइट कब? जब आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है नाइट का, उससे वो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड ऐड हो जाए, तो उसे वेरी वार्म नाइट बोलेंगे। कोल्ड वेव्स इसका अपोजिट होता है। जो आपका मिनिमम टेम्परेचर है, सपोज करो आपका मिनिमम टेम्परेचर कोल्ड का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये कम होकर 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तो इसका मतलब ये कोल्ड वेव्स चल रही हैं। और यही अगर कम हो जाए 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो ये सीवियर कोल्ड वेव्स में आ जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब आपने हीट वेव्स देखा, ये हीट वेव्स होती हैं। पर ह्यूमन सर्वाइवबिलिटी लिमिट क्या है? यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन सर्वाइवबिलिटी लिमिट होती क्या है? तो इसके अनुसार क्या होता है कि जो इंसान होता है वो मिनिमम 3 मिनट विदाउट एयर रह सकता है, 3 दिन विदाउट वाटर रह सकता है और 3 वीक्स विदाउट फूड रह सकता है। तो ये फिलहाल की ह्यूमन सर्वाइवबिलिटी लिमिट है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स पे अप्लाई होती है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। आर2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंस्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ environmentally responsible practice in electronic recycling industry, ecological management of wetlands of international importance under the Ramsar Convention. Third है sustainable practice in the cultivation of agriculture crops in degraded lands. और फोर्थ है environmental impact assessment in the exploitation of natural resource. तो ये जो टर्म्स थी, ये 2020 में काफी न्यूज में थी। इसका आंसर है ए, environmentally responsible practice in electronic recycling industry। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, उनके रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर2 कोड की प्रैक्टिस थी, जिसमें आपको रिसाइकल करना था साइंटिफिकली। तो जो भी क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो टर्म्स न्यूज़ में हो रही होती हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे फिट फॉर 55, इसका मतलब ये यूरोपियन यूनियन की इनिशिएटिव है, जिसमें आपको ईवीज़ की सेल को बढ़ाना था और जो कार से होने वाले एमिशन को कम करना था। तो यूपीएससी ऐसे टर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछे तो हमें पता होना चाहिए। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।